फाइनेंस पर अब तक 2 पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं जो कि सबसे बेस्ट है। एक है रिच डैड एंड पुअर डैड और दूसरा है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इन दोनों बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ पैसा कमाना ही ज़रूरी नहीं है अमीर बनने के लिए। आपको उस पैसे को कैसे बचाना है, कैसे सेव करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने बहुत ही पैसा कमाया पर बाद में वो बैंकरप्ट हो गए, और कुछ उदाहरण आपको ऐसा भी मिलेगा कि लोगों ने कमाए बहुत कम पर उनकी सेविंग्स के बदौलत उन्होंने अच्छा एक एसेट्स तैयार कर लिया। एक और बात आपको जाननी पड़ेगी, सिर्फ पैसे को बचाकर अलमारी में कैश रखने से और बैंक में पैसे रखने से उस पैसे से अमीर नहीं बना जा सकता। उन पैसे को सही जगह पर सही तरीके से इन्वेस्ट करना होगा। आप इसके लिए मार्केट रिसर्च कर सकते हैं या किसी की सहायता लेकर जोखिम कम हो जिस इन्वेस्टमेंट में, उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। पैसों को सेव करो ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा, ये बताना पड़ेगा कि पैसे को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बचाया जा सकता है। पहला पॉइंट है पैसे बचाने के लिए ब्रांडेड टू अनब्रांडेड। आप जो भी प्रोडक्ट ब्रांडेड खरीदते हैं और पहनते हैं उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि मार्केट में सेम कपड़े में सेम तरीके का ब्रांड कम पैसे में, छोटे ब्रांड का अगर लेते हैं तो कम पैसे में उपलब्ध होता है। आप वहाँ से पैसे बचा सकते हैं। छोटे ब्रांड्स की क्वालिटी भी बहुत कमाल की होती है। आपको कम पैसे में अच्छी चीज़ें आसानी से मिल सकती है। दिखावे की ज़िंदगी न जियो जब तक आप पैसे वाले न बन जाओ। एक बार आप पैसे कमा लिए तो आपको जो ब्रांड पहनना है आराम से पहनते रहो। दूसरा तरीका है कूपनिंग। आप इस ताक झांक में रहो कि कब आपके यहाँ सेल लग रही है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स सस्ते सस्ते में मिल जाए। आपकी जब ज़रूरत हो तभी वो सेल का भी फ़ायदा उठाना है और ख़रीदना है, लेकिन उसके लिए पहले से आपको तैयार होना होगा कि आपको बल्क में कोई चीज़ लगे तो आप उस सेल के दरमियान ही लो। तीसरा पॉइंट है भाव तोल करना सीखो, बार्गेनिंग। ऐसे तो इंडिया के सभी लोग बहुत ज़्यादा ही भाव तोल करना जानते हैं, पर आजकल की जेनरेशन भाव तोल करना नहीं जानते हैं। जो चीज़ उन्हें आसानी से कम पैसे में मिलती है उसके लिए वो ज़्यादा पैसे दे के चले आते हैं। उन्हें चाहिए अपने माँ बाप से सीखे कि किस तरीके से ख़रीदारी करनी चाहिए और कहाँ 100 रुपये का चीज़ 80 रुपये में ला सकते हैं और 20 रुपये बचा सकते हैं। नई पीढ़ी के बच्चे बहुत ही शाई होते हैं, शर्मीले होते हैं, जो कि शॉप पर बोल नहीं पाते हैं और कम नहीं करा पाते हैं। उस कारण से उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर हम इन बातों पे ध्यान नहीं दें और हर जगह थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अमाउंट देते जाएं तो बहुत सारे पैसे साल के अंत में देखा जाए तो खर्च हो जाते हैं। अगर इन बातों को ध्यान में रखकर परचेजिंग की जाए और थोड़ा थोड़ा बचाया जाए तो साल के अंत में देखा जाए कि आप काफ़ी सेविंग कर सकते हैं और उन पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है डाउन साइज योर होम। आप अपने घर को थोड़ा सा छोटा रखो। हम इंडियंस क्या होता है कि अपनी एक गाढ़ी कमाई अपने घर में लगा देते हैं, जबकि हमें पता होना चाहिए कि घर कोई एसेट्स नहीं होता है, वह लाइबिलिटी होता है। उसके एवज में आपके बहुत सारे मोटे पैसे निकल जाते हैं जिससे आप कुछ कमा सकते थे। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से घर को खरीद सकते हैं या बनवा सकते हैं जिसमें आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, और उस पैसे को भी आप कहीं इन्वेस्ट करके कोई काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक घर लिया 50 लाख का लोन के ऊपर। अब लोन चुकाते चुकाते उस मकान का कीमत हो जाएगा 1 करोड़ रुपया। अब यहाँ ऐसा था कि आप 50 लाख की जगह 35 लाख का भी घर ले सकते थे और 15 लाख बचाकर किसी काम में डाल सकते थे। उस 15 लाख से आपको बहुत सारा रिटर्न होता। आप उसको एसेट्स इसलिए मानते हैं क्योंकि 10 साल बाद आपके घर की कीमत 50 लाख से बढ़ के 1 करोड़ रुपया हो जाने वाली है। लेकिन ज़रा सोचिए, आप तो उस घर में रहते हैं, जब तक उसको बेचेंगे नहीं तो क्या वो पैसे आपके हाथ में आएंगे? और जब तक वो पैसे आपके हाथ में नहीं आएंगे वो आपका एसेट्स कैसे हुआ? अगर घर खरीदते समय आपने 15 लाख भी बचा लिए होते तो उस 15 लाख को आप किसी व्यवसाय में डाल सकते थे, कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे और उस पैसे को जब ज़रूरत आप मोल्ड करके अपने काम में ले सकते थे। पर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने थोड़े ज़्यादा रकम का घर ले लिया। थोड़ा छोटा घर भी लेंगे तो आप आराम से रह सकते हैं और आपका काम चल सकता है। तो यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए। 5th पॉइंट है कीप योर कार स्मॉल। जिस तरीके से इंडियंस घर में अपने पैसे अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं, उसी तरह दिखावे के लिए गाड़ियों में भी अपना पैसा अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं। जहाँ पे 3 लाख की गाड़ी में उनका काम चल सकता है, लोगों को दिखाने के लिए वो 10 लाख की गाड़ी लेते हैं और 7 लाख का अधिक खर्च करते हैं। उस 7 लाख को भी वो बचा सकते हैं और उसको इन्वेस्ट करके उससे 7 लाख रुपया और बना सकते हैं। जब उनको 7 लाख रुपया एक्स्ट्रा उससे बन जाएंगे तो आप
10 लाख की गाड़ी लो, कोई बात नहीं है, लेकिन तब तक 7 लाख रुपए अपने व्यय न करो बेकार में। कार को थोड़ा छोटी रख के भी काम किया जा सकता है, काम में लाया जा सकता है। कार भी आपकी एक लायबिलिटी है और हमेशा आपसे पैसे खींचती है। कभी मेंटेनेंस में पैसा लगता है, कभी तेल में पैसा लगता है, हर तरीके से वो आपको, कभी इंश्योरेंस में पैसा लगता है, हर तरीके से वो आपको पैसे खींचती रहेगी, वो आपको कभी पैसे कमा के नहीं देती। देखिए, जब तक आपके पास कार नहीं थी, आपको जहाँ ज़रूरत होती थी आप किसी भी तरीके से कैब बुक करके जा सकते थे, परंतु जब आपके पास कार आ जाएगी तो आप कभी भी कहीं भी निकल जाएंगे उस कार को लेके और अनाप शनाप खर्च करके आएंगे। ये सारे खर्च आप पे धीरे धीरे करके सालाना में बहुत बड़ा बोझ बनने वाला है। इस बोझ को कम करके आप यहाँ से पैसे बचा सकते हैं। 6 पॉइंट है बजटिंग। आइए जानते हैं सेविंग्स करना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है या कितना अच्छा हो सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक व्यक्ति 500 रुपया महीना जमा करना स्टार्ट करता है। 500 रुपया हर कोई जमा कर सकता है, क्योंकि 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी वाले व्यक्ति 500 रुपया तो कम से कम बचा ही लेंगे। अगर 500 रुपया हर महीने वो जमा करते हैं तो पूरे साल में 6,000 रुपया जमा करते हैं। अब ये 6,000 रुपया उनके जो बचत हुए हैं वो सारा का सारा इन्होंने SIP में डाल दिया। हर महीने 500 रुपया करके वो SIP से में चले जाते हैं, अकाउंट से अपने आप कट के, आपको कुछ नहीं करना होता है। क्या आप जानते हैं कि यह पैसा अगर 40 साल तक लगातार जमा किया जाए तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा? अगर एक अच्छा म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन आपने किया है, SIP का अच्छा सिलेक्शन किया, तो यह पैसे आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए 40 साल के बाद। अब आप अपनी सेविंग्स के हिसाब से, अपनी सैलरी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप 500 रुपया रखना चाहते हैं या 1,000 रुपया रखना चाहते हैं या 2,000 रुपया रखना चाहते हैं। आपको रिटर्न इसी हिसाब से मिलने वाला है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक सर्वे से पता चला है कि 80% इंडियन एम्प्लॉय जो है वो अपनी सैलरी मंथ एंड होने के पहले ही ख़त्म कर देते हैं। उनको अपने पैसे को खर्च करने ही नहीं आता है। उनका पैसा हमेशा महीने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। इस कारण से वो पैसे सेव नहीं कर पाते। अगर वह सारे पॉइंट्स को आधार बना के आगे बढ़ें तो वो हर महीने 500 हज़ार रुपये बचा ही पाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि हम इंडियंस पैसे को बचा ही नहीं पाते हैं? सैलरी ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारे पास पैसे मंथ एंड तक नहीं बचते हैं, क्योंकि हम इंडियंस के पास सेविंग्स के फंडामेंटल ही गलत होते हैं। हम इंडियंस क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने इनकम को लेते हैं और उसमें से सारा खर्चा अपना निकाल देते हैं। अगर कुछ बच गया तो ही सेविंग्स करते हैं। ये फंडामेंटल बिल्कुल ही गलत है। पर यहाँ देखा जाए तो हम लोगों को अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। जिस बुक का एग्जांपल मैंने दिया, रिच डैड पुअर डैड, और उसके बाद द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इन बुक्स के अनुसार आपको इनकम में से पहले सेविंग्स घटा लेनी होगी, जो भी आप सेव करना चाहते हैं और जो आप कर पाएंगे। उसके बाद बचे हुए पैसे में से अगर खर्च किया जाए तो आप ऐसा कर पाएंगे और अपनी बचत कर पाएंगे। पैसों के लिए एक गोल्डन लाइन बनाई गई है, पैसे को पहले अपने ज़रूरत पे लगाओ, फिर अपने शौक़ पे। इस तरीके से करके आप अपने पैसे को बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट कर पाएंगे और आप रिच हो सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो और टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने नौकरी पेशा दोस्तों को फॉरवर्ड करें, जिससे कि वो भी अपनी बचत कर पाएँ।